दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है डेस्टिनी कैचेज अप, जिसका सीधा सीधा हिंदी अनुवाद ये होता है कि आप कितना भी भाग लो, कितना भी छिप लो, किसी ना किसी सूरत में तकदीर आप तक पहुंच ही जाती है। और वक्फ बोर्ड के लिए क्या नाम है यार, कोई और नाम नहीं रख सकते थे लोग। वक्फ बोर्ड के लिए ये सूरत बनी मिस्टर अमित शाह जी की। जी हाँ दोस्तों, डंके की चोट पे भारत की सरकार ने, या यूं कहे कि बीजेपी सरकार ने, या फिर यूं कहे कि ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर लिया है, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी। आइए हम और आप मिलके इस बिल के बारे में सारी बातें करते हैं। मेरा नाम है महर्षि मैथुरी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिरर, लेट्स टॉक लाइफ। और कमाल की बात तो यह है, ना सिर्फ मुस्लिमों की हिमायत करने वाली पार्टियों ने बल्कि ऐसे नेताओं ने भी मोदी सरकार का इस लॉ को लाने में साथ दिया है। क्योंकि जब ये लॉ लाने की बात चली, जब 2024 में पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर ने इस लॉ लाने की बात कही गई थी, तब इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे नेताओं ने, आप ओवैसी साहब का नाम ले लो, आप किनका नाम ले लो, इतनी सारी पार्टियों ने धमकियां दी थी दोस्तों, बाइज्जत धमकियां, कि अगर इस लॉ को लाया गया या इस लॉ को पास करने की बात भी करी गई तो दंगे भड़क जाएंगे। तभी मास्टर स्ट्रोक काम आया अमित शाह साहब का। उन्होंने क्या किया, लॉ लाने से पहले, कोई भी बात करने से पहले जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अनाउंस कर दी। इसमें क्या है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस लॉ का विरोध कर रहे हो, कोई बात नहीं, आके हमसे चर्चा करो। इतनी गहन चर्चा किसी भी कायदे के लिए शायद ही कभी हुई होगी, पर इन लोगों ने हर पार्टियों में से, ऑपोजिशन में से, अपनी पार्टी में से, ऑपोजिशन की कई सारी छोटी छोटी पार्टियों तक को नजर में रखकर इतने सारे नेताओं को बुलाया और पूरे हर तरीके से इस संशोधन को आगे बढ़ाने में और इस संशोधन को जो है सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मांगी। जब 2024 में इस लॉ की बात करी गई थी, तब सबसे ज्यादा इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। 1924 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसको खारिज किया जाए। 1995 मतलब कि 1995 का जो कायदा ऐड किए गए थे, सेक्शन 40 ऐड किया गया था। सेक्शन 40 के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से डिटेल में बताऊंगा, बट अभी जो है वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं चेंजेस क्या लाने की बात की गई थी। तो सेक्शन 40 जो है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद नाबूद करने की बात की गई थी। और भी 44 अलग अलग अमेंडमेंट्स का मतलब दोस्तों यहां पे होता है संशोधन मतलब उन पे चर्चा की जाए, उन पे आगे किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, किस तरीके से इसका बेटरमेंट मतलब कि बदलाव इन अ गुड वे कर सकते हो, उसको बेसिकली अमेंडमेंट कहते हैं। तो 44 और भी अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी। तो जब ये जेपीसी को इनवाइट किया गया, उसके बाद इतने सारे ऑपोजिशन के लीडर मिलके भी सिर्फ 14 पॉइंट, सिर्फ 14 मुद्दे ऐसे थे जिन पे हर कोई एक साथ संगठित होके अग्री नहीं कर रहा था। थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने मांगे और गवर्नमेंट ने, मतलब कि मोदी सरकार ने हर चेंज पे विचार करके हर चेंज में जरूरी बदलाव किया। तभी जब ये बिल लाने की बात चली पार्लियामेंट में, नोबडी अपोज्ड। राहुल गांधी तो ये चर्चा के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तक नहीं थे, बिकॉज आएंगे और बोलेंगे क्या, उनकी पार्टी के सदस्यों ने ही गहन चर्चा, मोर देन 20 मीटिंग्स हुई थी जेपीसी की, मोर देन 20 मीटिंग्स इन लेस देन 1 ईयर। उसके बावजूद इनके पास कोई भी ऐसा विषय नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब ये चर्चा में खड़े हुए तो उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि विरोध कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, उनकी पार्टी के लोग भी तो जेपीसी में शामिल थे, तो वो भी भारतीय अध्यक्ष नहीं बन रहा बीजेपी का, वो वाली टिप्पणी करके, शायद आपने मीम देखा ही होगा, आजकल वो मीम बहुत ही फेमस है, वो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, वो वाली टिप्पणी करके थोड़ा हंसी ठट्ठा करके वो भी बैठ गए। अपने अमित शाह जी, हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। इस बिल के बारे में पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने इस बिल को नाम दिया उम्मीद, UMEED, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट बिल। मस्त नाम लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सारे बिल्स के लिए। जब भी ऐसा कोई चेंज आता है, दे कम अप विद रियली गुड नेम्स, राइट? वी हैव टू गिव देम दैट। खैर, इस बिल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था क्लॉज 3C का सेक्शन 1, जिसका अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि इस बिल के लागू होने से पहले और बाद कितनी भी गवर्नमेंट की जमीन जो
वक्फ बोर्ड ने हड़प कर ली है, वक्फ बोर्ड ने खैर हड़प कर ली है, उसको वक्फ बोर्ड का नहीं माना जाएगा। और अगर वक्फ बोर्ड इसका अपोज करना चाहे तो कलेक्टर के हिसाब से कलेक्टर की एक कमेटी बिठा के उसका डिसीजन लिया जाएगा। इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पता नहीं ये लोग कैसे हर चीज पे वक्फ का कब्जा कर लेते थे। जमीन ना हुई, शशि थरूर जी का दिल हो गया, लोगों को बांटते ही जा रहे हो, बांटते ही जा रहे हो। जरूरत क्यों थी इसकी? बिकॉज 70% ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन है, पंजाब में मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीन है, सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हाई कोर्ट की जमीन है, तमिलनाडु में पूरे गांव के गांव शिव शक्ति सोसाइटी की जमीन, ये सब कुछ वक्त ने हड़प लिया। दैट्स इट। बस ऐसे ही रात को सोए सुबह पता चला आपके खेत, किसानों के खेत वक्त ने ले लिए, खा गए। मैं तो कहता हूं और तो और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस चीज से हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही थी। 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है वक्फ कोर्ट में। वक्फ कोर्ट का जो है वो अलग ही मसला है दोस्तों, बिकॉज अगर आपको वक्फ बोर्ड की सामना करना है या वक्फ बोर्ड की किसी भी हड़प कर दी हुई जमीन या प्रॉपर्टी या कोई भी जागीर के खिलाफ जाना है तो आपको वक्फ कोर्ट में जाना पड़ता था। और वक्फ कोर्ट का सीन बताऊं मैं आपको, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है ये, बस उन्हीं के बंदे 2-3 बैठेंगे, आपको कोई भी चिट्ठी पत्री में दिखा देंगे, देखिए देखिए ये तो पहले आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले ये जो जमीन थी, ये जो घर था वो वक्फ बोर्ड का था, तो उस बिना पे आपको ये जमीन वापस नहीं की जाएगी, अब तो ये जमीन जो है वो अल्लाह की हो गई। ये बात थोड़ी हुई। कौन अल्लाह, कौन ऊपर वाला? लोगों की जमीन है, किसानों की, गरीब किसानों की जमीन ऐसे ले लेता है। इट वॉज सो अनफेयर, सो फार रीचिंग, toxic and unconstitutional power which वक्फ बोर्ड was having अब तक दोस्तों, अब तक। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, इसमें 10,000 केसेस तो मुस्लिम्स के पेंडिंग है। तो कैसे ये मुस्लिमों का भला कर रहे थे? कैसे ये अल्लाह की जमीनें या अल्लाह की प्रॉपर्टीज मुस्लिमों के लिए फायदा करा रही थी? आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। केरला के वक्फ बोर्ड आज विथ प्रूफ में ये बात कर रहा हूं, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को, केरला के वक्फ बोर्ड आईसिस को फंडिंग करते हुए पकड़े गए। कैन यू बिलीव दैट? आईसिस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे, ये कौन ऊपर वाला इस तरीके का आपको रजामंदी दे रहा है कि आप ये कर सको मासूमों की जिंदगी के साथ? जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, जस्ट बिकॉज यू कैन अक्वायर दीज लैंड्स एंड गेट सम मनी, आप ये कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? खैर, चेंजेस इन वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो इन कोर्ट्स में अब जो अच्छे होने वाले हैं उनमें सबसे पहली चीज ये की जाएगी कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा। 2 महिलाओं का हमेशा हर वक्फ बोर्ड में, जो भी अलग अलग जगहों पे बनाए जाएंगे, हर वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। शिया और सुन्नीज के साथ साथ अब आगा खानी और इस्माइलीज को भी इन कोर्ट्स में हिस्से दिए जाएंगे। तो और सबसे जरूरी बात, वक्फ बाय यूजर का जो कानून था इनका, उसको नष्टो नाबूद किया जाएगा। रीजन बीइंग, ये क्या था मैं आपको बताता हूं। ये एक फनी स्टोरी है कि आज कोई बंदा इस जगह पे, कोई फला खेत में या कोई फला जंगल में, किसी सरकारी जगह पे अगर इबादत कर रहा है और कह देगा कि भाई मैं कितने सालों से मैं तो यहाँ पे इबादत कर रहा हूं, तो ये तो वक्फ की जमीन हो गई या तो ये तो अल्लाह की जमीन हो गई, और उसको ये जमीन मुहैया की जाती थी। आप सोचिए, आप लेवल ऑफ दादागिरी तो सोचिए यार। तभी तो ये लोग पूरे गांव के गांव हड़प लेते थे। आप YouTube पे भी वीडियो अगर देखेंगे ना तो देयर इज अ वीडियो ऑफ कर्नाटका फार्मर्स के आज रात को आप सोए, कल सुबह आप वहां पे पहुंचे और आपका खेत जो है वो वक्फ ने हड़प लिया। हजारों लाखों एकड़ जमीनें इस तरीके से वक्फ ने हड़प ली है। जस्ट इमेजिन, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, कईयों की सिर्फ और सिर्फ खेती ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। जस्ट इमेजिन इफ यू जस्ट डोंट हैव सोर्स ऑफ इनकम द नेक्स्ट डे, आज रात को आप सोए हैं, कल सुबह आपके पास कुछ नहीं है। कौन ऊपर वाला ये इजाजत देता है आपको किसी के साथ ये करने की? खैर, और एक करेक्शन ये है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ वक्फ के मेंबर ही इस कोर्ट में हिस्से या इस कोर्ट के डिसीजन लिए जाते थे। अब कलेक्टर को ऐड किया जाएगा इस चीज में, ताकि इस हर एक चीज की निष्पक्ष सुनवाई हो सके। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। मैं ना दोस्तों हिस्ट्री का
स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है हमेशा से। मुगलों के बारे में, मराठाओं के बारे में, उससे पहले सिसोदियाज, चौलाज, ये सब कुछ मैं पढ़ता आया हूँ। और ये हिस्सा तो मैं बहुत पहले से नोन था इस हिस्से से, कि किस तरीके से मुगल जो है वो वक्फ को लाए थे। मुगल्स जैसे जजिया लाए थे, सेम वे ये लोग वकफ भी लाए थे। और इसमें क्या करते थे ये लोग, सूफीज जो उस समय के मिशनरीज हुआ करते थे, मिशनरीज जो होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे, तो सूफीज को ये लोग गांव के गांव दे दिया करते थे। अब सूफीज क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे कि देखो भाई आपकी जमीन तो जो है वो वक्त में चली गई है, तो अब आपको अगर आपकी जमीन वापस चाहिए तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस तरीके से कन्वर्जन को जोर दिया जाता था इन मुगल साम्राज्य। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सेम टैक्टिक इस्तेमाल की। अंग्रेजों को पता था कि हिंदू उनका कभी नहीं होगा, हिंदुत्व और स्वराज ये टॉपिक्स में मानने वाले या ये मुद्दों में मानने वाले लोग उनके कभी नहीं होंगे। तभी उन्होंने मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने के लिए 1994 में ये लॉ ले आए कि वक्फ को जो है हम मान्यता दे देते हैं, कि वक्फ की जितनी भी जमीन उनके पास है वो उन्हीं की रहेगी। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से लेके मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने सब ने इस चीज का गैर इस्तेमाल किया। गैर इस्तेमाल करते हुए हर बार जस्ट बिकॉज मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए दे जस्ट केप्ट डूइंग दीज थिंग्स, दे जस्ट केप्ट लाइक letting them hog these properties, hog these जमीन, hog these खेत, लोगों की चीजें बस उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद के ढांचे का जब ध्वंस हुआ 1994 में, 1994 में जब ये ढांचे का ध्वंस हुआ, तब मुस्लिमों को अपनी तरफ फिर से करने के लिए 1995 में सेक्शन 40 ऐड किया गया वक्फ लॉ में राजीव गांधी के द्वारा। इस लॉ के चलते वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को बस हथिया सकता था। किसी भी जमीन में कोई भी कागज पत्र, कोई भी पुरानी सी चिट्ठी कि भाई ये तो मुस्लिम जमींदार ने आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले दी थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जस्ट लाइक दैट दे कैन अक्वायर दैट लैंड। एंड इस तरीके से ये चीजों की शुरुआत हुई। बट नॉट एनी मोर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स इट फॉर वक्फ बोर्ड। अब इस चीज का गैर इस्तेमाल, इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का गैर इस्तेमाल करना इनके लिए इजी नहीं होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, यू आर वाचिंग मिरर, माय नेम इज महर्षि महेश्वरी। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं सच में जानना चाहूँगा, अगर मेरी किसी भी बात से आपको असहमति हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, दैट वॉज माई टाइम, थैंक यू।